हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंतर्गत सीओपीडी के बारे में और अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अस्थमा के बारे में पढ़ाया था। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेशन सिस्टम, लंग्स, एल्वोलाई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं पूरी की पूरी डिसीज कंडीशन इस वीडियो के अंतर्गत खत्म करा देती हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अंतर्गत हमने देखा था रेस्पिरेशन सिस्टम के डिसीज कंडीशन अस्थमा के बारे में जानकारी दी थी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी अपने अकेडमी के बारे में। सबसे पहले तो वेलकम टू मायू अकेडमी। एंड सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं जितना आपको पोर्शन कंप्लीट करा सकती हूँ उतना रेस्पिरेटरी सिस्टम का पोर्शन खत्म कराऊंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में देख लीजिएगा आप। इसकी डिसीज कंडीशन मैं आपको करवाने वाली हूँ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, कौन कौन सी डिसीज पढ़ाऊंगी मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सीओपीडी की। अच्छा, सबसे पहले तो सब बच्चे ये बताएंगे सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीओपीडी की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ऑल्सो नोन एज कोल्ड, इसे कोल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिसीज कहते हैं, तो COLD कोल्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि अच्छा देखो, मैं बता देती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, पल्मोनरी हो चाहे लंग हो, लंग का ही दूसरा नाम पल्मोनरी होता है, याद रखो। बहुत बहुत बार पता है, इसका सवाल भी एक बार पूछ लिया गया था RUHS के एग्जाम में। राजस्थान में एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंतर्गत ये सवाल आ गया था, पूछ लिया गया था। इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पल्मोनरी को ही लंग्स कहते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सीओपीडी होती क्या है, क्या क्या काम करती है, डायग्नोसिस इसका कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें मैं आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो क्रोनिक एयर लिमिटेशन CAL, ये इसके टाइप्स है। इसका ही दूसरा नाम है CAL, क्रोनिक एयर लिमिटेशन। ठीक है, तो आगे इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स है इसके, दो टाइप्स होते हैं, एम्फाइसीमा। ये देखो, दो ही मतलब सीओपीडी के ही अंतर्गत दो डिसीजेस और आती हैं, जिसमें एक डिसीज है एम्फाइसीमा और दूसरी डिसीज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा में क्या होता है, 4 लीडिंग कॉजेज हैं जो डेथ कॉज कर सकती हैं। मतलब ये मान लो डेथ एंड वायरस हो जाता है कभी कभी एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा जो है वो सब चौथे लीडिंग कॉज है। मतलब आपको मैं एक आसान भाषा में समझाऊं तो जो मृत्यु की दर जो बढ़ रही है, वो उसमें सबसे पहले आपको पता है कैंसर सबसे ज़्यादा फैल रहा है और ये चौथे नंबर पर आता है। मौत होने में चौथे नंबर पे है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा से इतनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इसके अलावा किससे होती है, हार्ट अटैक से, कैंसर से और CAV सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट के बाद में इसका ही नंबर है। देखो, ये पहला नंबर है हार्ट अटैक, दूसरा नंबर कैंसर, तीसरा नंबर CVA और देन 4th नंबर इज एम्फाइसीमा। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है ब्रोंकाई में। म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एयर में ऑब्स्ट्रक्शन और कफ बनने लगता है। ये तो है बात क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट और गैसेस एंड एज, हेरिडिटरी, एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग इज द की फैक्टर। सबसे ज़्यादा जो से फैलता है COPD वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा COPD फैलता है स्मोकिंग से। चाहे आप एक्टिवली ले रहे हो उसको, चाहे आप पैसिवली ले रहे हो। ठीक है, एक्टिवली और पैसिवली समझाती हूँ मैं आपको क्या होता है। एक सेकेंड रुकना, मैं आपको बताती हूँ एक्टिवली और पैसिवली क्या होता है। नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि क्या होता है ये, मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। एक्टिवली का मतलब होता है कि अरे यार क्या हो रहा है ये आज, ठीक है कोई नहीं, आप लोग समझाने के लिए बता देते हो। एक्टिव का मतलब होता है जैसे आप खुद स्मोक कर रहे हैं, वो तो आएगा एक्टिव में। पैसिव का मतलब हो रहा है आप स्मोकिंग करने के पास बैठे तो धुआं तो आपके अंदर भी जा रहा है ना, तो उससे भी आपको COPD कॉज हो सकता है। देन अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में, अच्छे से बात करते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता ही क्या है। ठीक है,
जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग टर्म की बीमारी है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई इन लॉन्ग टाइम और मोर देन 3 ईयर्स। ये 7 नहीं है, एक्चुअली 3 ईयर है। 3 साल से ज़्यादा अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं 2 बार बताऊंगी और दोनों बार में एकदम क्लियर से याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, व्हेन एलर्जन, मतलब एलर्जन है कहाँ, एलर्जन कहाँ पे है, एलर्जन इन्वायरमेंट के अंदर है। ठीक है, एलर्जन कहाँ पे प्रेजेंट है, एलर्जन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। व्हेन एलर्जन कम इनटू आवर एलआरटी पोर्शन। एलआरटी को मैंने बताया था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को कि एलआरटी क्या होता है, इसलिए बता देती हूँ। ठीक है, तो जब एलआरटी के अंदर हम कोई भी पार्टिकल हमारे अंदर आता है, एलआरटी के अंदर आता है, तो ब्रोंकाई क्या करती है, ब्रोंकाई ड्यू टू ब्रोंकाई, देखो ब्रोंकाई से तो कनेक्ट हो गई है, तो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, एलर्जन गोबाल्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। गोबाल्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो वो म्यूकस को सेक्रेशन करने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्रोंकाई में और ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और 3 साल से ज़्यादा हो गया तो ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में आ जाता है। देखो, अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये स्मोकिंग क्यों लिख रखा है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि स्मोकिंग इसका मेन फैक्टर होता है, स्मोकिंग की वजह से ही ब्रोंकाइटिस जो होता है वो होता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस डिसीज कॉज हो जाती है। दोबारा से बताती हूँ पैथोफिजियोलॉजी क्या है। व्हेन एलर्जन कम इनटू अवर एलआरटी, कोई भी एलर्जन इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे एलआरटी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है, चाहे वो किसी भी रीजन से आता हो, लेकिन वो आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, मेनली स्मोकिंग की वजह से आता है, वो आया स्मोकिंग के द्वारा। जैसे अगर आप एक व्यक्ति मानो, ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मैंने स्मोकिंग करी, स्मोकिंग करने के बाद में क्या हुआ, जो स्मोकिंग के धुएं के जो कण थे ना वो मेरे अंदर आ गए। अब मेरे अंदर तो आए, वो सीधे कहाँ चले गए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ पहुँच गए, हमारे ब्रोंकाई के अंदर पहुँच गए। अच्छा, अब ब्रोंकाई के अंदर पहुँच जाएंगे तो वो गोबाल्ट सेल को एक्टिवेट कर देंगे। जब वो गोबाल्ट सेल को एक्टिवेट करेंगे, अच्छा मैंने आपको उसमें बताया था अस्थमा, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको बताई थी एक्यूट अस्थमा के बारे में मैंने पूरा बताया था, उसमें भी यही हो रहा था। गोबाल्ट सेल स्टार्ट म्यूकस सेक्रेशन स्टार्ट कर देगी, तो म्यूकस का जब वो सेक्रेशन स्टार्ट कर देगी तो कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेगा, ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेगा और ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाएगी। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी एकदम, अब कभी भी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, परमानेंट डायलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन एल्वोलाई। एल्वोलाई का परमानेंट डायलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसे को हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एम्फाइसीमा क्या होता है। अच्छा, नहीं बताया था, चलो कोई नहीं, मैंने अब बता दिया। अच्छा, वो तो मैंने सिर्फ आपको एम्फाइसीमा के एक ओवरव्यू दिया था कि एम्फाइसीमा जो है वो कॉज हो रहा है। चौथा रिस्क है हमारी बॉडी का, तो ये इसमें होता क्या है, परमानेंटली डायलेट हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो जैसे एल्वोलाई है ना, ये डायलेट हो जाएंगी, या इनके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे स्मोकिंग आया और ये जैसे ये मानो आप एल्वोलाई ये रे, हाँ ठीक है, जैसे ये एल्वोलाई है, ये इसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे ये भर गया, ये चीज़ें भर गई। अब मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, इसमें हाईलाइट का ऑप्शन है क्या, और देखती हूँ मैंने देखो कभी किया नहीं है, इस वजह से मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो, वेट करिए बच्चों, इससे भी नहीं होगा तो किससे होगा, ड्रॉ रेक्टेंगल। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपको रेक्टेंगल, देखो ये वाला जो है ना, ये एल्वोलाई नहीं हो रहा, कोई नहीं, ठीक है। आप ये समझो, जैसे ये बनाया है ना मैंने, छोड़ दो आप इसको, नहीं तो टाइम वेस्ट होने से क्या फ़ायदा। इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे ये जो है ना, ये धुआं भर गया इसमें, ये अगर धुआं भर गया तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। एल्वोलाई की जो सतह थी, जो मैंने आपको बताया था, जो ब्लड वेसल्स कनेक्ट हो रहे थे, मैंने आपको सारा कुछ बताया था ना एल्वोलाई के बारे में, पी सेल्स के बारे में बताया था आपको, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, डायलेशंस के बारे में बताया था, मैंने बताया था डाइल्यूट कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है,
मैंने सब कुछ आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो यहाँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल बता देती हूँ। तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अच्छा, ये तो रही डेफिनेशन की बात। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? व्हेन एलर्जन एंटर इन एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर एलर्जन जो है वो आ रहा है, उस एलर्जन का नाम क्या है? IL-8, इंटरल्यूकिन 8। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, इंटर INTER इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 8। ठीक है, इंटरल्यूकिन 8 क्या करते हैं? इंटरल्यूकिन 8 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। देखो मैंने आपको अस्थमा में बताया था, उसमें कौन कौन से इंटरल्यूकिन एक्टिवेट हो रहे थे, बताओ जरा। जिसको अगर याद हो वो कमेंट में बताइएगा मेरे को, और जिसको याद नहीं है उसको मैं बता देती हूँ। अस्थमा के अंदर 2 तरीके के इंटरल्यूकिन एक्टिवेट होते हैं। देखो एक्टिव में होते हैं IL-4 यानी कि इंटरल्यूकिन 4 एक्टिवेट होता है, और क्रोनिक में IL-5 हो जाता है, इंटरल्यूकिन 5 हो जाता है। बट एम्फाइसीमा में कौन सा इंटरल्यूकिन हो रहा है? एम्फाइसीमा में हो रहा है इंटरल्यूकिन 8 एक्टिवेट। ठीक, तो इंटरल्यूकिन 8 क्या कर रहा है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड इलास्टेज प्रोटीज। अब इसमें क्या हो रहा है ना, ये प्रोडक्शन जो उसका, जब इंटरल्यूकिन 8 जो है वो मतलब जुड़ गया उससे आके, ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो 2 तरीके के एंजाइम रिलीज करता है, जिसका नाम है इलास्टेज और प्रोस्टेज। ये 2 एंजाइम याद रखना आप हमेशा, ठीक है। ये दोनों जो एंजाइम है ये वो सेक्रेट करता है। ये क्या करती है? ये दे बोथ एंजाइम डिस्ट्रॉय कोलेजन, और वो कोलेजन को खत्म कर देती है। फिब्रिन ऑफ द एल्वुलर फाइबर ऑफ द, अरे इसमें गलत लिखा है, FIBER, ओके, फाइबर की स्पेलिंग गलत कर दी, कोई बात नहीं। फाइबर ऑफ एल्वुलार बॉल, और उसके बाद में एल्वोलाई लॉस्ट इट्स इलास्टिसिटी, एल्वोलाई इलास्टिसिटी को ख़त्म कर देती है, डायलेशन होने लगता है, और जब डायलेशन अकर हो जाएगा तो आपका क्या कॉज हो जाएगा? एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा कॉज हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को समझ आ रहा है, अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बना के समझाती हूँ, रुकिए। आज ये मैं खत्म करना है। ये देखो, ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसको अगर उसमें समझ में नहीं आया तो ये हैंड रिटन वाले हैं, इसमें से देख के लिख सकता है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ इसमें एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है। मैं जहाँ तक अंदाज़ा है आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो समझ में आ गया है, आपको एम्फाइसीमा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले एलर्जन एंटर कर रहा है एल्वुलाई में। मतलब आप ये मान के चलो कि देखो मैं आपको ना सीधे सीधे डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं बना, रुको दोबारा बना देती हूँ। ये है हमारी एल्वोलाई, थोड़ी टेढ़ी है बट चलो मैं इसी में बता देती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी बना दूँ, ये रही एल्वोलाई। चलो छोड़ो, कैंसिल करते हैं, इसमें समझाते हैं। ये आप मान लो ये रहा हमारा एलर्जन, ये हमारे इन्वायरमेंट में, ये रहा हमारा एलर्जन इन्वायरमेंट में है, ये बना देती हूँ। इन्वायरमेंट से ये एलर्जन हमारी कहाँ आ गया? LRT से होता हुआ ये हमारे इसके अंदर आ गया। ठीक, अब कौन सा सेल एक्टिवेट हो जाएगा? अब ये मान लो ये रहा IL-8, ये IL-8 है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। क्या एक्टिवेट हो गया? IL-8 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो जब IL-8 एक्टिवेट होता है तो इसमें 2 एंजाइम हैं, एक है इलास्टेज और एक है प्रोटेज। अब इलास्टेज और प्रोटेज को मैं आपके लिए बना देती हूँ। ये ब्लैक कलर के एंजाइम है, बदतमीज एंजाइम है ना, क्योंकि ये कोलेजन को डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये एंजाइम मैं ऐसे बना देती हूँ, ये रही एंजाइम, क्योंकि अगर IL-8 आ गया है तो एंजाइम आ गए हैं। ये देखिए, ये एंजाइम्स आ गए हैं। कौन से एंजाइम है ये? इन एंजाइम्स का नाम है इलास्टेज एंड प्रोस्टेज, E और P। ठीक है, 2 तरीके के एंजाइम एंटर हो गए। अब इन एंजाइम ने क्या किया? कोलेजन फाइबर था जो कि एल्वुलर वॉल की जो रक्षा कर रहा था उसको आके उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर आके वो बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे फाइबर्स थे, एक्चुअली यहाँ पे जो फाइबर्स थे हमारे, ये जो फाइबर्स हमारे हैं, अरे यार ये क्या है, इन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं हमें। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे फाइबर्स है ना,
ठीक है, तो उस पे मतलब ये रिएक्ट करता है। तो अगर इसने रिएक्ट किया तो ये कोलेजन जो है ना, ये कोलेजन है, इसको ये खत्म कर देता है। और कोलेजन अगर खत्म हो जाएगा हमारी बॉडी से, तो जो इलास्टिसिटी है, मतलब जो अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जो एल्वोलाई है वही तो रेस्पिरेशन, पहले गैसेस एक्सचेंज में कितनी मदद करती है। अब ऑक्सीजन को अंदर लेगी एंड CO2 को बाहर निकालेगी कि नहीं निकालेगी, यही एल्वोलाई का काम होता है। अब ये वाली चीज अगर ऐसी रह जाए और डायलेट हो जाए, पतली हो जाए, सिकुड़ जाए, तो फिर भाई करेगी कैसे वो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएगी। और अगर वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा। ओके, समझ गए। और इसी वजह से डेथ हो जाती है। मेनली सिंपल भाषा में समझाओ तो रुकिए मैं आपको समझाती हूँ, लिख के बताती हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले मैं लिखती हूँ स्मोकिंग पार्टिकल को SM, S एंड देन M, ठीक है। स्मोकिंग पार्टिकल आ गया, ओके, P लिख देती हूँ आपके लिए, SM के SP। स्मोकिंग पार्टिकल आया, स्मोकिंग पार्टिकल आ गया। स्मोकिंग पार्टिकल क्या करेगा, ये है हमारा एलर्जन, इसको मैं लिखती हूँ एलर्जन, ये हमारा एलर्जन है, ये हमारा एलर्जन है, ठीक है। ये हमारा एलर्जन हो गया। एलर्जन क्या कर रहा है, ये कहाँ एंटर होगा, एल्वोलाई में। कहाँ एंटर हो रहा है, एल्वोलाई में अंदर जा रहा है, ALVEOLI, एल्वोलाई में अंदर हो गया, एल्वोलाई में एंटर कर गया। लो मैं एंटर भी लिख देती हूँ, ENTER, एल्वोलाई में एंटर कर गया। अब जब ये एल्वोलाई में एंटर करेगा तो क्या चीज़ एक्टिवेट होगी, बताओ बताओ, सब बताएंगे और सबको याद है। IL-8 एक्टिवेट हो गया। अब जब IL-8 एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा बताओ, IL-8 एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से क्या चीज़ होंगी, जिसकी वजह से 2 एंजाइम बढ़ेंगे। कौन कौन से एंजाइम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है इलास्टेस और एक का नाम है प्रोस्टेस। मैं कॉमा लगा के P लिख देती हूँ, ठीक है। और ये दोनों बढ़ेंगे, ठीक। इन दोनों के बढ़ने से क्या होगा, कोलेजन फाइबर जो है वो क्या हो जाएगा, कम, वो भी बढ़ेगा। या तो देखो कोलेजन फाइबर बढ़ेगा या कोलेजन फाइबर डिक्रीज हो जाएगा। देखो हमें तो दोनों में ही परेशानी है। अगर वो ज़्यादा फैल गई एल्वोलाई तो भी भाई वाली दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेगी, फिर रेस्पिरेशन में तो दिक्कत आनी ही आनी है। अगर वो उसका साइज चाहे बढ़ जाए चाहे वो सिकुड़ जाए, तो दोनों में ही दिक्कत आएगी हमको। लेकिन मेनली क्या होता है, डायलेट ही होती है वो, यानी कि कोलेजन फाइबर का जो है तो वो बढ़ता ही है, यानी कि ये बढ़ेगा तो कोलेजन फाइबर भी बढ़ेगा। अगर कोलेजन फाइबर घट रहा है तो भी परेशानी है, बढ़ रहा है तो भी परेशानी है, दोनों विध भाव ही है, जिसे हम लोग कहते हैं हमारी यूपी की भाषा में, दोनों विध भाव ही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायलेट। और यही क्या बनाता है, यही बनाएगा आपका और हमारी बीमारी का कारण बनेगा, जिसका नाम है एम्फाइसीमा। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को रट गई होगी मेरे हिसाब से। और अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो वो सेम एज COPD के रहेंगे, यानी कि आपके जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के रहेंगे वही इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब हम बात करेंगे, मतलब इन दोनों के सेम ही रहते हैं, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो चाहे एम्फाइसीमा हो, दोनों के सेम ही रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं सेम एज COPD। अब बात करते हैं बैरल चेस्ट के बारे में। रुकिए ज़रा, मैं आपके लिए पेज लगा देती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये देखो मैंने पूरी बात बता दी थी आपको। ये कोलेजन फाइबर, इलास्टिस, प्रोटीन्स, एंजाइम, स्मोकिंग पार्टिकल, ये पूरा देखो, ये रही पूरी PP यानी कि पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ये रही पूरी बात। अब सेम इसका जो COPD के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट मोस्ट कॉमन इन सीन इन एम्फाइसीमा के अंदर दिखाई देता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये देखो, द एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स डायमीटर। इसमें चलो हो क्या रहा है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, वो चाहे सीधा खड़ा है, या देखो एंटीरियर मतलब आगे का भाग और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे का भाग। अब चाहे पेशेंट जैसे सीधा खड़ा है ना, तो देखो आपने अपने अपने हाथ लगा के देखो, तो आपकी जो चेस्ट एरिया है ना, वो आपके बैक एरिया से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। तभी तो कहते हैं चेस्ट, छाती को लाओ तो छाती जो है वो हमारी बाहर को निकली, और पोस्टीरियर जो हमारे पीछे का एरिया है वो फूला हुआ थोड़ी, हमारे आगे लंग्स है तो वो फूले हुए हैं। अब क्या हो रहा है ना, जिसको एम्फाइसीमा हो रहा है उसके चेस्ट
और बैक दोनों एक हो जा रहे हैं, मतलब आपस में चिपक जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर इज इक्वल्स टू द ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब एक सा हो जाना, उसको ही हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है बैरल चेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ क्योंकि पता है पूछा जाता है कि सीओपीडी का इसमें से कौन सा जो है वो सिम्टम है, तो बैरल चेस्ट इज द सिम्टम्स और मोस्ट कॉमन सीन इन एम्फाइसीमा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद याद करो क्या क्या हो रहा है इसमें। देखो उसके अलावा हाइपोक्सिया, कोई बात नहीं, हाइपोक्सिया, ट्रैकीपेनिया, स्पेलिंग गलत लिखती है, कोई बात नहीं, साइनोसिस, ऑर्थोपेनिया, वेजिंग साउंड, क्रैकल साउंड, विस्लिंग साउंड और पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको पर्स्ड लिप ब्रीथिंग क्या होती है। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग का मतलब है उसके जो होंठ होंगे ना वो ऑलवेज खुले हुए होंगे, लिप्स जो होंगे उसके वो ऑलवेज ओपन होंगे। आपको ऐसे इस टाइप की आवाज सुनाई देगी आपको, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। एम्फाइसीमा का परमानेंट डायलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन एल्वोलाई पैथोफिजियोलॉजी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये कहाँ से आ गया? ये शायद गलती से लग गया है, कोई बात नहीं, मैं डायग्नोसिस बता देती हूँ। आप लोग को इसमें से देखना है तो देख सकते हैं, बस थोड़ा सा वैसा हो गया है ना, गलती से थोड़ा आगे पीछे हो गया, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप हैंड रिटन नोट से भी मिला सकते हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। इसके अलावा डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। पीएफटी, इसमें क्या कराते हैं हम लोग? पीएफटी कराते हैं, जिसमें पीएफटी होता क्या है? पीएफटी होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, यानी कि लंग्स की जांच कराते हैं। अच्छा इस जांच में क्या करते हैं? इस जांच में करते हैं टाइडल वॉल्यूम और वाइडल कैपेसिटी का टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये दोनों की जो लो है ना, ये लो दिखाई देती है। अच्छा अब सब बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी क्या होती है और वाइडल कैपेसिटी क्या होती है, दोनों मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा टेस्ट ये हमारा एबीजी कराते हैं, जिसके अंदर O2 लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। एबीजी कराते हैं, एट्रियल ब्लड गैस, एबीजी, जिसमें O2 ऑक्सीजन की कमी दिखेगी, CO2 ज्यादा होगा, पीएच कम हो जाएगा, यानी कि क्या होता है सीओपीडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज होता है। फिर उसके बाद में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स सीन इन एक्सरे। एक्सरे जब कराएंगे, देखो कितना सुंदर एक्सरे बना है, जब एक्सरे कराएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेमेटेड यानी कि बहुत ज्यादा दिखाई देगा, फैला हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें, देखो मैनेजमेंट में सीओपीडी का मैनेजमेंट है सीधे सीधे ब्रोंकोडायलेटर्स देना, साल्बुटामॉल देना और प्रोवाइड O2 1 से 2 लीटर पर मिनट उसका फ्लो रेट रखना है हमको, क्योंकि ऑक्सीजन देखो मैंने आपको बताया ना अभी क्योंकि हमने चेक करा है, एबीजी क्या रहा है तो O2 उसमें कम आ रही है, तो O2 उसको दे दो 1 से 2 पर मिनट फ्लो रेट के हिसाब से। उसके बाद ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होता है? सिटिंग अपराइट, हेड लीन फॉरवर्ड एंड कार्डिक टेबल पिलो, देखो जैसे ऐसे करके बना हुआ है, इस तरीके से बैठाना है पेशेंट को। एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर, और इनटेक कितना कर दो? 3 लीटर पानी वो डेली पिए। ये रही पूरी सीओपीडी की बात, यानी कि मैंने आपको पूरा आज सीओपीडी खत्म करा दिया है। सीओपीडी में 2 चीजें आती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड देन एम्फाइसीमा, ठीक। अब बात करते हैं न्यूमोथोरैक्स के बारे में। न्यूमोथोरैक्स होता क्या है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर, देखो मैं प्लूरल स्पेस नहीं बताऊंगी किसी को कि क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं पिछले बार में भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जो बच्चे देख चुके हैं ना मेरी वीडियो वो मुझे बताएंगे मैंने इसके अलावा दूसरी डिजीज कौन सी बताई थी। जो बच्चे नए देख रहे हैं मैं उनके लिए बताती हूँ, मैंने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको प्लूरा के बारे में बताया था और प्लूरल स्पेस के बारे में बताया था और प्लूरल फ्लूइड के बारे में भी बताया था। कितना होता है प्लूरल फ्लूइड? 10 से 20 ml प्लूरल फ्लूइड होता है नॉर्मली, ठीक है। और अगर ज्यादा हो जाए तो प्लूरल इफ्यूजन कैसे होता है वो मुझे सब कमेंट में बताएंगे। और जब भी मैं ये जब खत्म हो जाएगी ना इसकी डिजीज कंडीशन, तब PR यादव के MCQ सॉल्व करवाऊंगी और मेरे खुद के कुछ बनाए हुए MCQs है वो सॉल्व करवाऊंगी, तब मैं देखूंगी आप लोगों को कितना आप लोगों ने मेरी वीडियोस से पढ़ा। अब फिलहाल न्यूमोथोरैक्स के बारे में बात करते हैं। न्यूमोथोरैक्स एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है एयर का, यानी कि हवा भर जाती है, कहाँ पे? प्लूरल स्पेस के अंदर हवा भर जाती है, ठीक है। देखो ये रही लंग्स और ये इसके ऊपर एक प्लूरल कैविटी होती है उससे, और उसके अंदर जो चीज होती है उसको हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं। ये देखो ये लिखा है, ठीक है, हवा भर जाना प्लूरल एयर कैविटी के अंदर। अच्छा अब हवा भर कैसी रही है? इसके टाइप्स होते हैं।
टाइप्स होते हैं स्पॉन्टेनियस, ओपन न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स, 3 तरीके के होते हैं। स्पॉन्टेनियस जो एकदम से हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन द रप्चर ऑफ द एल्वुलाई। ये क्या हुआ, चलो कोई नहीं, इरेज कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से, अचानक से। अचानक से क्या हो रहा है, अचानक से एक्यूमुलेट हो रही है एयर। कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, रप्चर ऑफ द एल्वुलाई को रप्चर करने के बाद। अच्छा, ये मेनली स्पॉन्टेनियस वाला जो होता है ना, वो अधिकतर एक्सीडेंट केसेस में भी दिखाई देता है। ये अधिकतर जो हवा भरती है ना, वो एक्सीडेंट केसेस में ज्यादा होती है, सर्जरी के केसेस में ज्यादा होती है, या मैकेनिकल प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। तो ये ज्यादातर इन्हीं कारणों की वजह से होती है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से होती है, खुद से ये कम होती है, इसीलिए। अच्छा, फिर भी मैं बताती हूँ स्पॉन्टेनियस माना अचानक से। ओपन न्यूमोथोरैक्स का मतलब है, अच्छा लो इसमें लिखा है, ओपन सर्जरी के द्वारा एयर एक्यूमुलेट ड्यूरिंग ओपन सर्जरी। टेंशन न्यूमोथोरैक्स होती है, इट इज ड्यू टू द चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट पे ट्रॉमा, मतलब चेस्ट ट्रॉमा का मतलब बताती हूँ मैं आपको, जैसे कोई गिर गया हो, ठीक है, आपको चेस्ट के बल गिर जाए तो उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकती है। इसका मतलब होता है इंक्रीज द मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर यानी कि खुद का दबाव लग गया आपको, तो हमें टेंशन न्यूमोथोरैक्स नाम है उसका। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिक्रीज एंड अपसेट ऑफ ब्रेथिंग साउंड ऑफ ऑन अफेक्टेड एरिया। जहां दर्द हो रहा है ना, वहां पे कोई भी तरीके की ब्रेथिंग साउंड नहीं आ रही है। इसके अलावा ट्रैकियल डेविएशन होता है। ट्रैकियल डेविएशन में क्या हो रहा है, ट्रैकिया जो होता है ना, वो अपनी जगह से खिसक जाता है, उसको कहते हैं हम ट्रैकियल डेविएशन। इसके अलावा सकिंग साउंड ऑन चेस्ट वुंड, जहां पे घाव हो रखा है ना, वहां पे आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है अपनी तरफ, उसको कहते हैं हम सकिंग साउंड। जैसे आप लोग स्ट्रॉ से करते हैं ना, उसको भी हम सक कहते हैं। स्ट्रॉ से आप कॉफीज पीते हैं, कुछ और भी तरीके के लिक्विड आइटम पीते हैं, जूसेस वगैरह पीते हैं, तो जैसे वो आवाज आती है ना, उस टाइप की आवाज आती है चेस्ट के घाव में से। साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, ब्लूइश कलर हो जाना, या हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई, जब सीधी सी बात है, जब रेस्पिरेशन की डिसीजेज है तो देखो, 2 चीजें तो मेन हो जाएंगी इसमें। हाइपोक्सिया तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस की कोई भी डिसीज आ जाए तो उन बच्चों को हाइपोक्सिया तो मेन सिम्टम है ही, हाइपोक्सिया तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट पेन भी देखने को मिल ही जाता है। डायग्नोसिस क्या करेंगे, चेस्ट का एक्सरे कर दो डायग्नोसिस में, उसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। देखो, इसकी और कोई डायग्नोसिस नहीं है, चेस्ट का एक्सरे से आपको ही कंफर्म हो जाएगा कि आपको न्यूमोथोरैक्स हुआ है कि नहीं, और कौन से टाइप का न्यूमोथोरैक्स हुआ है, ये भी एक्सरे से ही आपको क्लियर हो जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोवाइड रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट कराओ, अनअफेक्टेड एरिया पर रेस्ट कराओ। अच्छा, तो एक चीज रह गई इसमें, O2 गिवन। ऑक्सीजन तो देनी ही पड़ेगी आपको, जब रेस्पिरेशन नहीं हो रही है तो O2 तो देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा प्रोवाइड निडल, डिकम्प्रेसर निडल का यूज करते हैं, और कहाँ पर निडल का इंसर्ट कहाँ करते हैं, 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस के अंदर निडल को यूज किया जाता है। चेस्ट ट्यूब का इंसर्शन भी 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस में ही करते हैं। ये है इसकी मैनेजमेंट। ये किसका मैनेजमेंट है, ये है न्यूमोथोरैक्स का मैनेजमेंट। न्यूमोथोरैक्स का मैनेजमेंट। कोई परेशानी, अगर कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल क्लियर फॉर यू, ठीक है। आई एम विद यू, प्लीज डोंट वरी, ठीक है। एम्फाइमा, एम्फाइमा क्या होता है, एम्फाइमा का मतलब होता है पस कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर पस का भर जाना, ठीक है। देखो, जैसे ये प्लूरल स्पेस है ना, देखो ये जैसे बैगनी रंग से हो रखा है, यहाँ पे ना पस का कलेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एम्फाइसीमा हो जाता है कॉज। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फेब्राइल इलनेस, थकान सी महसूस करना, बुखार आ जाना, ये सारी सिम्टम्स। अब्सेंट साउंड अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया पर साउंड नहीं आ रहा किसी भी तरीके का, छाती में तो पेन होता ही है। हाइपोक्सिया और साइनोसिस मैंने बताया था, ये दोनों तो बहुत मेन सिम्टम्स हैं। ये भी साइनोसिस भी मेन सिम्टम है आपका, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है। डायग्नोसिस की बात करें, चेस्ट एक्सरे इसमें भी करते हैं। मैनेजमेंट देख लो आप इसका, मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसमें रिमूव पस बाय द निडल कंप्रेशन। निडल कंप्रेशन के द्वारा पस को रिमूव किया जाता है। अरे देखो, अरे यार समझो बात को, देखो ये है हमारे लंग, ठीक है। लंग्स के अंदर प्लूरल स्पेस होता है, एरिया कैविटी, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर का पोर्शन है ना, ठीक है, जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना,
है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस। इसके अंदर ये है फ्लूइड भर गया। अब लंग्स के अंदर अगर फ्लूइड भर जाए तो क्या ही होगा, तो डीकम्प्रेसर निडल डाल के, ये निडल मान लो, निडल डाल के हमें तो निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है, निडल डाल के हमने उसको पस को रिमूव करना, ड्रेनेज सिस्टम करना, एंटीबायोटिक देना, और कफिंग, और आज द पेशेंट टू कफिंग एंड स्नीजिंग, और पेशेंट से बोलेंगे जितना भी कफ उसके गले में भरा हुआ है ना उसको निकालें बाहर, ठीक है। प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन देखो ऐसे दी जाती है, ठीक है, बेड को अपराइट करने के, मतलब बेड को इस तरीके से खड़ा करके, वो होती है सेमी फाउलर पोजीशन। अच्छा ये बताओ किस किस को पोजीशन पता नहीं है, वो पोजीशन नहीं आती है, तो हम फिर जब ये रेस्पिरेशन खत्म हो जाए तो मैं FON आप लोगों को पढ़ा दूं, थोड़ी पोजीशन वगैरह पढ़ा दूं, रोज पोजीशन के बारे में बताएंगे मुझे आप लोग कमेंट में, ठीक है। उसके अलावा एटिक्लेटाइटिस क्या होता है, ये तो हमारा खत्म हो गया एम्फाइसीमा में। अब एटिक्लेटाइटिस बताती हूँ मैं आपको। एटिक्लेटाइटिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स और एल्वोलाई, एल्वोलाई और लंग्स के अंदर कोलैप्स हो जाना, मतलब दोनों आपस में, जैसे ये एल्वोलाई है और ये है लंग्स। अब लंग्स कैसे बनाऊंगा आप लोगों के लिए, हाँ, ये मान लो ये लंग्स है, ये आपकी एल्वोलाई है, ठीक है, ये हमारी एल्वोलाई है, और ये आपस में चिपक गई, पूरी तरीके से चिपक गई। अब जब ये चिपक गई तो भाई एक दूसरे से एकदम ऐसे 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 हो जाएंगी, तो ये भाई कैसे कंप्रेस कर पाएंगी, कैसे क्या नहीं कर पाएंगी, तो वो सारी बातें हैं। इनके आप दो तरीके होते हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हो रहा है, एयरलेस कंडीशन, एयर नहीं घुस पा रहे हैं अंदर, और डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, और ये इसने क्या कर दिया, रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर। अच्छा अब सब लोग मुझे बताओ रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है ब्रेन का, सोचो 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 सोचो, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है ब्रेन का, सोचो, ठीक है, आप लोग सोच के बताओ, तब तक मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ाती हूँ। इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स में आता है साइनोसिस, हाइपोक्सिया, जो कि मेन सिम्टम्स होते ही हैं कि साइनोसिस और हाइपोक्सिया होता है। इसके अलावा ट्रैकीपीनिया और डिसएपनिया। डिसएपनिया का मतलब बताओ, मैं बताती हूँ। डिसएपनिया का मतलब होता है सांस अच्छे से नहीं आना, एपनिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, और डिसएपनिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, परफॉर्म सक्शनिंग, सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटर्स का यूज करते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन में देते हैं, जैसे हमने ऊपर दिया था, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कफिंग एंड ब्रेथिंग। अब हमें पेशेंट को ये बोलना है बार बार कि आप कफ करो और ब्रेथ करो। किसी बच्चे ने सोचा क्या क्या पूछा था मैंने अभी भी, कि रेस्पिरेटरी सेंटर बताओ हमारा क्या है ब्रेन में, बताओ 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 बताओ। अभी भी किसी को याद थोड़ी आया होगा, मैंने किसी को भी नहीं मालूम होगा, मैंने ब्रेन आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे मेनली ब्रेन स्टेम में होता है। अच्छा, ब्रेन स्टेम में दो तरीके के पार्ट आते हैं, एक तो आता है मेडुला ओब्लंगेटा और दूसरा होता है पॉन्स। हालांकि दोनों ही रेस्पिरेटरी सेंटर है, जिसमें जो मेनली होता है वो मेडुला ओब्लंगेटा होता है, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि मेडुला ओब्लंगेटा में दिक्कत हो जाती है। इतनी सी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग पूछ लेना मुझसे कमेंट में, अगर मैं नहीं भूल जाऊँ या आप लोगों को समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको ब्रेन पढ़ना है या पोजीशन पढ़नी है तो इस बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेटल चेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेटल चेस्ट होता क्या है। अरे ये आई नहीं आएगा, फ्लेटल चेस्ट होता है, ठीक है। इट इज टाइप ऑफ चेस्ट इंजरी। चेस्ट में देखो ये जैसे ये दिखा रहा है ना, बिल्कुल सेम यही है। इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ रिब केज का टूट जाना एंड ऑल बोन डिटैच टू ईच अदर। जैसे इसके अंदर दिख रहा है ना, सारे बोन्स टूट रहे हैं, ये देखो ये वाला पोर्शन। वाह क्या डायग्राम बनाया मेरे एडिटर ने, मैं तो तालियां दूंगी एडिटर को अपने। देखो जैसे ये टूट रहा है ना, ये सारे इसी तरीके से हमारी रिब केज का टूट जाना है फेटल चेस्ट कहलाता है। एंड ऑल बोन डिटैच टू ईच अदर, ट्रॉमा की वजह से या फिर हाइट, मतलब आप छत से गिर गए हो इसकी वजह से, तो ये तो फेटल चेस्ट में आता है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, पैराडॉक्सल रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, पैराडॉक्सल रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि ये सवाल पूछा गया था। इनवर्ड और आउटवर्ड रेस्पिरेशन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, देखो मैं आपको इसमें समझाती हूँ। अब आप ये समझो,
आपको तो ये तो देखो मैंने आपको बताया था, या फिर जो बच्चे नहीं नए हैं उन्हें मैं बता रही हूँ कि देखो यह आपके जो लंग्स है ना, ये जो लंग्स है आपके, ये तो मीडियस्टर्नम है, ठीक है, ये आपके लंग्स है। लंग्स मेरे थोड़े थोड़े किडनी की तरह लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट करना, मैं फिशर्स बना देती हूँ इसके अंदर, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैम लंग्स जैसे नहीं लग रहे। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ये किससे कवर अप रहते हैं, ये रही हमारी रिब केज, ठीक है, ये हमारे रिब केज से कवर है। मुझे दूसरा कलर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, एडजस्ट करिए, ठीक है। रिब केज से हमारे कवर रहते हैं। जब ये रिब केज में क्या हो गया, ये टूट गई हमारी रिब केज, तो रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा, रेस्पिरेशन इनवर्ड एंड आउटवर्ड होगा। अब आपको इतना ज्यादा इनवर्ड और आउटवर्ड, वैसे तो देखो अभी आप लोग कहोगे कि मैडम इनवर्ड और आउटवर्ड तो वैसे भी हम लोग करते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आपको पता तो नहीं चल रहा ना। अब इसमें आपको चेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बाहर की ओर और अंदर की ओर दिखाई देगा। मैं इसकी वीडियो भेजूंगी, नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, ये तो मैं आपको इसका वीडियो पूरा अच्छे से भेजूंगी कि कैसे पैराडॉक्सियल रेस्पिरेशन में आदमी करता है। एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी या मैं आपको दिखाऊंगी, भेजूंगी, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िएगा मेरे साथ, मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कैसे होती है। उसके बाद में सीवियर चेस्ट पेन, और अभी मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन दिखाई देते हैं। इसके अलावा सीवियर चेस्ट पेन, चेस्ट में बहुत पेन होना, स्लो ब्रीथिंग जो है वो स्लो हो जाना। इसके अलावा मैनेजमेंट देख लो इसका क्या है, O2 तो देनी ही पड़ेगी हमको भाई, क्योंकि सांस तो उसको आएगी नहीं, तो O2 दो, बेड रेस्ट दो, क्योंकि भाई उसकी हड्डियां पूरी टूट गई, बेचारा इतने अच्छे से आराम कैसे कर रहा है, इतनी सारी हड्डियां टूट गई, वो भी चेस्ट की हड्डियां टूटी है। और फाउलर पोजीशन दो, उसको ऐसे बैठा लो ताकि उसको सांस जो है वो अच्छे से आए। तो ये मैंने आपको सारी बातें कह बताई हैं, मैंने क्या क्या आपको बताया, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैंने सीओपीडी बताई थी, सीओपीडी के मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, एक तो था एम्फाइसीमा, लो मैं आ गई, हाँ सीओपीडी के मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। एक तो हाँ सबसे बड़ी जरूरी बात मैं रिवाइज कराती हूँ, COLD के नाम से जाना जाता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिसीज, CAL के नाम से जाना जाता है क्रोनिक एयर लिमिटेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक एम्फाइसीमा, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में मैंने बताया, एक्टिवली और पैसिवली के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा मैंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में आपको जानकारी दी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी बताई, एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी बताई कि कैसे काम करता है। मेनली सीओपीडी का सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम बताया मैंने, बैरल चेस्ट होता है। एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी डायग्नोसिस बताया कि कैसे कैसे ABG कराना होता है, PEFT कराना होता है, पल्मोनरी टेस्ट कराना होता है। इसके अलावा एक्सरे कराते हैं, एक्सरे कराते हैं तो क्या देखते हैं, इन्फ्लेटेड लंग्स देखते हैं, इनका मैनेजमेंट बताया, O2 देते हैं, ये सारी बातें। न्यूमोथोरैक्स बताया, न्यूमोथोरैक्स के 3 टाइप्स बताए, स्पॉन्टेनियस, ओपन एंड क्या बताया था, टेंशन न्यूमोथोरैक्स 3 टाइप्स बताया, साइनस सिम्टम बताया, मैनेजमेंट बताया, एम्फाइसीमा के बारे में बताया कि प्लूरल स्पेस में पस का कलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको टिकलेटाइटिस के बारे में बताया, इसमें एल्वोलाई और लंग्स आपस में चिपक जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव 2 तरीके के होते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई। फैटल चेस्ट के बारे में बताया कि हड्डियां जो है वो रिब केजेस टूट जाती हैं, इसको फैटल चेस्ट कहते हैं, इसमें भी O2 रेस्ट ऑफ फाउलर पोजीशन देते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको कह बताई हैं, बाकी बातें हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके अलावा आप जो है आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, आने वाली वीडियो जो है वो वेंटिलेटर पर रहेगी। और मैं आपको नई क्लास के अंदर 2 डिसीजेस जो हमारी रह गई हैं वो मैं आपको कराऊंगी। 2 डिसीजेस हमारी कौन कौन सी रह गई हैं ये बताओ जरा मुझे, बताओ कौन सी डिसीज रह गई है हमारी। चलो मैं आपको वो अगली क्लास में बताऊंगी कि कौन कौन सी डिसीज रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। लेकिन अगली क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी वेंटिलेटर पर होने वाली है, तो वेंटिलेटर की क्लास में बिल्कुल जुड़े मेरे साथ में। ठीक है, वेंटिलेटर में पहले पढ़ा दूंगी। इसके अलावा शायद 2 डिसीजेस, निमोनिया बचा हुआ है शायद, या हो गया खत्म, निमोनिया बचा है बस, है ना, निमोनिया रह गया है, बाकी सारी डिसीज मैंने आपको बता दी है, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है रेस्पिरेशन, केवल और केवल निमोनिया बचा हुआ है। डू यू वांट टू, अरे इसको कैंसिल करें। हाँ, इसके अलावा जितने भी मैंने आपको डिसीजेस बता दी हैं सारी, सिर्फ और सिर्फ निमोनिया एक बाकी रह गया है, उसको और कंप्लीट करा के हम रेस्पिरेशन खत्म करेंगे, या फिर वेंटिलेटर करा देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वेंटिलेटर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि CPR के टाइम पे भी आपका वेंटिलेटर रह गया था, तो वेंटिलेटर हम कराएंगे। उसमें जो वेंटिलेटर में मोड्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को, अलार्म कैसे बजता है, बहुत सारे बच्चों को वेंटिलेटर नहीं आता है, इसलिए मैं उसकी स्पेशल क्लास लेके आई हूँ, नहीं तो मैं इसी में कवर करा देती। बट अगर
आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने रेस्पिरेशन सिस्टम से होने वाली जितनी भी डिसीज हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं उनके नाम बता देती हूँ, जैसे कि सीओपीडी में आने वाला एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या फिर न्यूमोथोरिक्स, एम्फाइमा, एटिकुलोटाइटिस और फेल्टल चेस्ट तक के बारे में हमने आज चर्चा कर ली है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, उसका नाम निमोनिया है। निमोनिया के बारे में हम अनदर क्लास में चर्चा करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट क्लास में जरूर से जुड़े, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेंटिलेटर पढ़ाने वाली हूँ एंड देन वेंटिलेटर के बाद मैं निमोनिया जरूर से कराऊंगी। उसकी आप टेंशन मत लेना, निमोनिया पे एक अलग क्लास आएगी। जब निमोनिया खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है बच्चों। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सब जुड़िए। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको जो मैंने पढ़ाया गया पीडीएफ है वो सब मिलता है वहां पे, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको वहां पे, और एआई से बने हुए अच्छे अच्छे बहुत बेहतरीन तरीके के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे ना तो वहां से आप और हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। जब हम और आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डायरेक्टली मेरे थ्रू क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा